गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मुद्दे पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको जो है काफ़ी जो है चर्चा में ये मुद्दा आया हुआ है। और ये जो समस्या है ये है जीएसटी डिपार्टमेंट को लेके, और जहाँ पे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक प्रार्थना पत्र लिखा है, प्रार्थना पत्र दिया हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट को। तो उसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा क्या प्रार्थना पत्र दिया है जीएसटी डिपार्टमेंट को, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई थी। तो उस मुद्दे पे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आईसीएआई ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है द जीएसटी डिपार्टमेंट को on mass so called notice issued by the GST department in September month due to unfair treatment of taxpayer। यानी कि यहाँ पे कुल मिला जुला के बात ये है, ये मामला है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, आसाम का। ठीक है, आसाम का मामला है। एसजीएसटी डिपार्टमेंट है, वहाँ उनको ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, वहाँ की स्टेट टैक्स अथॉरिटी है। अब यहाँ पे क्या है, आईसीएआई के पास बहुत सारे स्टेक होल्डर ने जो है अपने लेटर लिखे, उनको जो है रिकमेंडेशन दिया कि इस तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट कर रहा है, कुछ अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स के साथ। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए जो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक लेटर लिखा हुआ है प्रार्थना करते हुए डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को, भैया इस तरीके की अनफेयर प्रैक्टिस ना की जाए। तो अनफेयर प्रैक्टिस में देखिए, हम वन बाय वन चलते हैं कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, आईसीएआई ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है, वो किस मुद्दे पे दिया है। तो यहाँ पे है आईसीआई रिप्रेजेंटेशन ऑन मास सो कॉज नोटिस इशूड बाय जीएसटी डिपार्टमेंट इन सितंबर। यानी कि सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा जो है सो कॉज नोटिस इन्होंने, बहुत हैवी मात्रा में सो कॉज नोटिस इन्होंने इशू किया। उसी के संबंध में आईसीआई ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोला गया द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज मेड अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर श्री राकेश अग्रवाल। श्री राकेश अग्रवाल को यह रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जो कि है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स गवर्नमेंट ऑफ आसाम। यानी कि एसजीएसटी आसाम गवर्नमेंट के ये प्रिंसिपल कमिश्नर हैं मिस्टर राकेश अग्रवाल। इनको आईसीआई ने रिप्रेजेंटेशन दिया किस पे, ऑन मास सो कॉज नोटिस इशूड बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट इन सितंबर 2023। कि भैया 2023 सितंबर में इतना भयंकर नोटिस आपने जारी कर दिया लोगों के ऊपर कि जो स्टेक होल्डर है, यानी कि जो बिजनेसमैन है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप पूरा देखना और इसको आप हाई स्पीड में करके देखना, क्योंकि हमारी जो बताने की जो स्पीड है वो स्लो रहेगी, और लेकिन अगर आप हाई स्पीड पे देखेंगे तो बहुत जल्दी अप्रोच कर पाएंगे। तो आइए जरा वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आईसीआई ने क्या क्या मुद्दे पे यहाँ पे बात की। तो यहाँ कह रहे हैं द रेलेवेंट टेक्स्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बिलो। पहला कह रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया स्टेटूटरी बॉडी स्टेब्लिश्ड ऑन, ये तो प्रचार प्रसार किया हुआ है कि 171 ब्रांचेज हैं, 34 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है। ये तो इंस्टीट्यूट का अपना जो है, इन्होंने जहाँ जहाँ अपने बना रखे हैं, व्यवस्था की रखी है, उसका बताया हुआ है। अब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी रेजिम, जब जीएसटी लॉ आया था, मतलब कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉ आया था, इट वाज नोन टू ऑल दैट बीइंग अ न्यू लॉ। ये तो नया कानून था। अब यहाँ पे देयर वुड बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक, नया कानून था और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल उतनी जल्दी नहीं था। यानी कि यहाँ पे मिस्टेक का दायरा था कि मतलब मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि नया लॉ था, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किया कैसे किया जाए, ये थोड़ी सी वहां पे हार्डशिप थी, उस समय नया नया था। फर्दर इन द इनिशियल पीरियड, यानी कि शुरुआत के समय, शुरू में द जीएसटी पोर्टल वाज नॉट फुली रेडी, पूरी तरह से जीएसटी पोर्टल भी रेडी नहीं था, ड्यू टू विच द स्टेक होल्डर फेस्ड सेवरल टेक्निकल ग्लिचेज। वहां पे ऐसी सिचुएशन में जो है स्टेक होल्डर यानी कि बिजनेसमैन बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, making it difficult for them to log in, pay taxes, file returns on time, declare self-assessed
इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर मैनर, यानी कि वहां पे कुल मिला जुला के टैक्स पेमेंट करने में दिक्कत आ रही थी, रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ रही थी। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट ने ये कहा है। एंड रेक्टिफाई और रिवाइज एरर एंड मिस्टेक व्हेन डिटेक्टेड सिंस द टेक्निकल इशू आल्सो लेड टू इनकरेक्ट जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग। ठीक है, तो ऐसे केस में जब वहां पे पोर्टल ही प्रॉब्लम कर रहा था तो वहां पे इनकरेक्ट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग भी हो जाती थी। ठीक है, कंसीडरिंग द वेरियस रिप्रेजेंटेशन एंड ग्रेवियंसेस एक्सप्रेस्ड बाय स्टेक होल्डर। तो ऐसे केस में इसको जो है स्टेक होल्डर ने बहुत सारे ग्रेवियंसेस या रिप्रेजेंटेशन जो है रखे थे ड्यू टू सच इशू, इस प्रॉब्लम के बारे में। द गवर्नमेंट, अब ऐसे केस में जब वो रिप्रेजेंटेशन रखे थे तो गवर्नमेंट ने वादा भी किया था कि भाई, उन्होंने एश्योरेंस भी दिया था ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म इन वेरियस फोरम दैट द बोनाफाइड मिस्टेक्स एरर्स कमिटेड ड्यूरिंग द इनिशियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ वुड बी कंसीडर लिबरल देखा जाएगा, लिबरली। तो ऐसे केस में यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये भी बताया था कि भाई, जो बोनाफाइड मिस्टेक है, यानी कि जहां पे मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, बोनाफाइड मिस्टेक है यानी कि अनइंटेंशनल एरर है, वहां पे लिबरल तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट उनके साथ पेश आएगी। कोई स्ट्रिक्ट वहां पे स्ट्रिक्टनेस फॉलो नहीं किया जाएगा, ये गवर्नमेंट ने अलग अलग फोरम पे बोला था। अब आगे क्या बोला गया है कि however the department has already initiated inquiry under various mode prescribed under GST, ठीक है, बेस्ड ऑन सम ऑटो पॉपुलेटेड डेटा। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी जो है कुछ इंक्वायरी वगैरह, इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया, किसके ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर, किस बेसिस पर, जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा थे उनके ऊपर। ठीक है, उनके बेस पर। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप सॉफ्टवेयर टूल नोटिस have been issued in large number for the financial year 17-18। तो वो जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा थे उसके बेस पर जो है जीएसटी डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 17-18 में बहुत सारे नोटिस जारी किए। दीज नोटिस आर फॉर रिकवरी ऑफ एलेक्ट शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ जीएसटी। कुल मिला जुला के ये नोटिस थी रिकवरी के लिए कि जो जीएसटी में शॉर्टफॉल हैं उनकी रिकवरी की जाए। फॉर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, या कुछ जो इन एलिजिबल आईटीसी थे उनको रिवर्सल करने के लिए। ऑन ग्राउंड ऑफ मिसमैच अंडर टेबल ए एंड 8A एंड 8B ऑफ जीएसटीआर 9। तो ये जो जीएसटीआर 9 यानी कि एनुअल के बेस पर, एनुअल रिटर्न वगैरह, तो वहां पे जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए उसके बेस पर इन्होंने बहुत सारे नोटिस इशू किए कि जहां पे इन एलिजिबल आईटीसी इन टर्म ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जहां पे ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात आती है। ठीक है, कि यहाँ पे ब्लॉक्ड क्रेडिट है। एंड रूल 42-43 में जहां पे कैपिटल गुड्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल की बात आ जाती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वहां पे लेने की बात आ जाती है। एज वेल एज ऑन इशूज सच एज मिसमैच ऑफ आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी अंडर जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 1। तो यहाँ पे कुछ मिसमैचेस थे बहुत सारे, जैसे कि ब्लॉक्ड क्रेडिट रिवर्सल की बात थी, कैपिटल गुड्स पे जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल की बात थी, मिसमैच था 3B और जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 में। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो है उस डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए द इंस्टीट्यूट जीएसटी डिपार्टमेंट ने बहुत सारे नोटिसेस इशू किए। ठीक है, अंडर द सेंट्रल आसाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हालांकि ये आसाम के लिए रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन ये एक तरीके का सारे स्टेट और सेंटर के लिए, सारे स्टेट अथॉरिटी ऑफ जीएसटी एंड सेंटर अथॉरिटी ऑफ जीएसटी के लिए ये पूरा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे समझा जाए, ये सबके लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ये रिक्वेस्ट किया है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द नोटिसेस हैव बीन इशूड विद इन द लास्ट फ्यू डे ऑफ September 23, दैट इज द लास्ट फ्यू डे ऑफ द एक्सटेंडेड टाइम लिमिट ऑफ द इशू ऑफ नोटिस। अब यहाँ पे देखिए क्या है, नोटिस इशू करने की अपनी एक टाइम लिमिट है। ठीक है, कि जो भी नोटिसेस इशू हो रही हैं, आगे बताया गया है सेक्शन 73 और 74 में, उसकी अपनी टाइम लिमिट है कि उस प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर इशू की जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया है, नोटिस भी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इशू करके रिकवरी करने की कोशिश की, जो कि कुछ केसेस में टाइम बार्ड सिचुएशन भी हो गए थे, यानी कि नोटिसेस भी इनवैलिड हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे केस में अब क्या होगा कि कोई भी नोटिस वगैरह इशू किया जाएगा तो जब तक आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड, यानी कि सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं मिलेगा, आप उसका रिस्पांस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वही सब दिक्कतें आने लगी थी, भाई अब कैसे इसका रिस्पांस किया जाए। मान लीजिए कोई नोटिस आई, उसको रिस्पांस करने का 3 दिन का टाइम दिया, 7 डेज का टाइम दिया, तो कैसे किया जाए, क्योंकि इतना बल्क डेटा होता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, उन सभी को गैदर करने में बहुत टाइम लगता है।
तो ऐसे केस में बी हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय द स्टेक होल्डर, आईसीआई ये कह रही है कि भैया हमें बहुत सारे स्टेक होल्डर द्वारा ये सूचना दी गई एट लार्ज, बहुत बड़ी संख्या में, दैट सच नोटिस आर वेग एंड लैक। अब वहां रिप्रेजेंटेशन जो दी गई उसको देख के ये लगा कि ये बहुत सारी नोटिस तो ऐसे ही है, चलती राहों में इशू कर दिया गया, मस्ती मस्ती में इशू कर दिया, बेग सी नोटिस जारी कर दी गई है जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा एंड लैक द इन ग्रेडियंट्स ऑफ अ प्रॉपर सो कॉज नोटिस, जहां पे वहां पे लैक कहने का मतलब जो नोटिस को प्रॉपर इशू करने का जो अपना एक प्रोसीजर है वहां पे काफी ज्यादा लैक था उस चीज का अंडर द प्रोविजन ऑफ 73 74। तो यहाँ पे 73 में जैसे कि बताया गया था, बताया गया है टाइम लिमिट बताई गई है 2 ईयर 9 मंथ के अंदर नोटिस इशू होगी फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइलिंग। और 74 में बताया गया था कि 4 ईयर 6 मंथ यहाँ पे बताया गया है फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल फाइलिंग से। तो उसके बाद भी नोटिस यहाँ पे आई ऑफ द सीजीएसटी आसाम, ठीक है। These notices are issued without properly relying upon documents। बहुत ध्यान से आईसीआई ये कह रही है कि लोगों ने जो रिप्रेजेंटेशन दिए वहां पे नोटिस ऐसे इशू हुई हैं कि डॉक्यूमेंट पे बिना रिलाई किए, बिना विश्वास किए बस नोटिस जारी कर दिए गए और फाइंडिंग्स बीन कम्युनिकेटेड टू द टैक्स पेयर्स। और जो उन्होंने अपने लेवल पे फाइंड किया, यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो फाइंड किया उसके बेस पर उसको कम्युनिकेट कर दिया गया किसको, स्टेक होल्डर को, यानी कि टैक्स पेयर को, ठीक है, बिजनेसमैन को। एंड appear to be based on mere auto populated number which may not be reliable in the majority of notice। जो कि ये पाया गया कि बहुत सारी मेजोरिटी नोटिस में ये रिलायबल नहीं था। वी हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू सच नोटिस। आईसीआई कह रही है कि भैया ये जो रिप्रेजेंटेशन बिजनेसमैन ने हमको दिया था, जो बताया था, इन्फॉर्म किया था, उसके बेस पर हम कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकाल रहे हैं, कुछ हम बताना चाह रहे हैं। पहला क्या बताना चाह रहा है आईसीआई, नोटिसेस आर इशूड बेस्ड ऑन जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 के बेस पर जो एनुअल फाइलिंग का फॉर्म है उसके बेस पर इन्होंने नोटिस जारी की, फाइल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 17-18। हालांकि द रिक्वायर्ड करेक्शन रेक्टिफिकेशन हैज ऑलरेडी बीन मेड, जबकि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी एरर्स थी उसको रेक्टिफाई कर दिया गया था इन जीएसटीआर 9, 9C एंड डीआरसी 03। यानी कि कुछ डिफरेंसेस अगर थे टैक्स वैक्स में तो उसको डीआरसी 03 के थ्रू उसका पेमेंट वगैरह भी जो है स्टेक होल्डर ने कर दिया था। हैज आल्सो बीन मेड, वही कह रहे हैं वो कर चुके थे। बट द सेम इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल इशूइंग नोटिस। अब यहाँ पे आईसीआई कह रही भैया कि जो डिफरेंसेस वगैरह थे उसका रेक्टिफिकेशन कर दिया गया और जो पेमेंट करना था उन्होंने डीआरसी 03 के थ्रू भी पेमेंट कर दिया, लेकिन नोटिस इशू करते समय जीएसटी डिपार्टमेंट ने इसको कंसीडर नहीं किया। तो अब यहाँ पे समस्या यही खड़ी हो रही है, ठीक है। तो आईसीआई ने ये भी ऑब्जर्व किया कि भाई जहां पे डिपार्टमेंट ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने ASMT 10 नोटिस इशू कर दिया। ASMT नोटिस तब इशू किया जाता है जब डिपार्टमेंट सारी रिटर्न्स का वेरिफिकेशन करती है, स्क्रूटनी करती है और उसको डिफरेंसेस नजर आते हैं, तो ASMT 10 में आपसे रिक्वायरमेंट वो रखती है कि इसको पेमेंट वगैरह करिए, ठीक है। तो ASMT 1 नोटिस जो इशू किए गए थे टैक्स पेयर को, द रिप्लाई हैज बीन ऑलरेडी फाइल्ड इन ASMT 11। तो टैक्स पेयर ने ASMT 11 में उसको रिप्लाई कर दिया था, ठीक है। अब ASMT में रिप्लाई करने के बाद एन ऑर्डर इज इशूड इन ASMT 12। तो ASMT 11 में जब टैक्स पेयर ने सारा डिक्लेरेशन दे दिया और उससे डिपार्टमेंट सेटिस्फाई थी तो उसने ऑर्डर पास कर दिया ASMT 12 में, बट द सेम इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल इशूइंग नोटिस। अब ऐसे केस में क्या हुआ कि भाई ASMT 10 में आपने नोटिस दिया, 11 में टैक्स पेयर ने रिप्लाई किया, 12 में आपने सेटिस्फाई होकर ऑर्डर पास किया, तो नोटिस देते समय इस ऑर्डर को भी तो कंसीडर करो कि किस संबंध में आपने ऑर्डर दिया था, लेकिन उसको भी जीएसटी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया। इट ऑल अबाउट द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ नॉलेज की यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले ऑफिसर जो भी हैं कुछ लेवल तक जो जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, दे हैव सफिशिएंट लैक ऑफ नॉलेज एंड देयरफॉर दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी हैपन, ठीक है। एंड आई थिंक दैट इट विल कंटिन्यूअसली हैपन एंड इसका रेक्टिफिकेशन होना बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हैसल हो रहा है बिजनेसमैन के लिए और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हैं। यहाँ पे कॉम्प्लायंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे यहाँ पे करने पड़ते हैं उनको,
प्रोफेशनल को फीस देनी पड़ती है, दुनिया भर की दौड़ भाग होती है, बहुत सारा कैलकुलेशन होती है, अकाउंटिंग होती है, किसी काम को एक बार कर चुके फिर दोबारा वही काम करना है, तो देयर आर वेरियस प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस इज द रीजन ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट। सो बिफोर इशूइंग एनी नोटिस the reasonable facts and circumstances need to be considered before issuing any notice। ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें कंसीडर करना चाहिए। बट क्या करेंगे, जहां पे समस्या है जानकारी की, नॉलेज की, वहां पे बहुत ज्यादा टेक्निकल ग्लिचेज हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्व किया है आईसीआई ने, इन सम केसेस वेयर एएसएमटी 10 नोटिस हैज बीन इशूड। उन्होंने कहा एएसएमटी 10 तो इशू हो गया, ठीक है, एंड रिप्लाई भी 11 में हो गया, बट प्रोसीडिंग हैव नॉट बीन कंप्लीटेड एंड ऑर्डर 12 हैज नॉट बीन इशूड टू डेट। अब यहाँ पे कहा गया एसएमटी 10 में तो आपने नोटिस दिया, टैक्स पेयर ने 11 में उसका रिस्पॉन्स भी कर दिया, 12 में उसका ऑर्डर भी तो पास करो, टाइम पे उसका ऑर्डर भी नहीं पास हुआ। स्टिल नोटिस हैज बीन इशूड विदाउट एनी रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग इन प्रोग्रेस अंडर सेक्शन 61। यानी कि जो स्क्रूटनी किया गया था, रिटर्न की स्क्रूटनी की गई थी और उसके संबंध में 10 और 11 जो है सबमिट हुए, लेकिन 12 में इसका ऑर्डर ही नहीं आया, उसके बाद भी आपने जो है नोटिस इशू कर दिया। अरे करीब 12 तो इशू कर देते भैया, ये तो यही हो गया, चलो खाना खाते हैं, रोटी और चावल खा गए, दाल खाना ही भूल गए, सब्जी खाना ही भूल गए, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। आगे क्या ऑब्जर्वेशन निकाला आईसीआई ने, चौथा पॉइंट, वेयर डीआरसी 01 हैज ऑलरेडी बीन इशूड ईदर बाई सीजीएसटी या एसजीएसटी, चाहे जिस डिपार्टमेंट द्वारा किया गया हो। ठीक है, अंडर सेक्शन 73 74 जहां पे रिकवरी कहने का मतलब यहाँ पे अदर देन फ्रॉड की बात है, और यहाँ पे फ्रॉड का इंटेंशन अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्या किया कि स्क्रूटनी वगैरह करके आपका डिफरेंस निकाल के डीआरसी 01 में आपकी लाइबिलिटी खड़ी कर दी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ठीक है, इन द पास्ट पहले, येट नाउ न्यू डीआरसी 01 इज इशूड बेस्ड ऑन ऑटो पॉपुलेटेड फिगर विदाउट रेफरेंस टू द ओल्ड प्रोसीडिंग और नोटिस एंड विदाउट स्टेटिंग रीजन वाई अनदर नोटिस इज रिक्वायर्ड। अब यहां पे देखो, एक बार 73-74 में आपने डीआरसी 01 इशू कर दिया, टैक्स पेयर ने उसकी रीजनेबिलिटी को कंसीडर करते हुए उसका पेमेंट वगैरह कर दिया या जो भी हुआ उसको फाइनलाइज किया, उसके बाद ऑटो पॉपुलेटेड डेटा के बेस पर फिर से डीआरसी 01 आपने इशू कर दिया, जहां पे वहां पे रीजन भी नहीं लिखा कि ये जो नोटिस इशू हो रही है भैया ये क्यों इशू हो रही है। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। अब एक बात बताइए, जहां पे बिजनेसमैन लेमैन है, उसको कोई जानकारी नहीं है, आप तो तड़ातड़ उससे एक ही टर्नओवर पे कई बार टैक्स कलेक्ट करते रहोगे, वो तो जितना कमाएगा नहीं वो खाएगा क्या। ठीक है, तो ऐसे केस में ये सारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई है जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा, और यहाँ पे आईसीएआई को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके फेवर में जो है आईसीआई ने कदम बढ़ाया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल ग्लिचेज, बहुत ज़्यादा एरर, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी। देयरफॉर द आईसीआई जो कि एक गवर्निंग बॉडी है, कुल मिला के जो है अकाउंटिंग बॉडी है, उसने इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा किया। यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट पे यहाँ पे है, आइए जरा फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन हुई आईसीआई द्वारा। वेयर जीएसटी ऑडिट सेक्शन 5 में कंप्लीट हो गई इधर बाई सीजीएसटी या एसजीएसटी, ये सीजीएसटी है। ठीक है, ये सीजीएसटी या एसजीएसटी द्वारा 65 में ऑडिट कंडक्ट हुई, एंड डीआरसी 01 हैज बीन इशूड, कि भाई ऑडिट में कुछ लाइबिलिटी पाई गई, 01 में वो इशू किया गया। एडीटी 2 हैज बीन इशूड एज पार्ट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट। ठीक है, ऑडिट का कंक्लूजन भी इशू कर दिया गया। विदाउट एनी ऑडिट पैरा रिमेनिंग अनसेटल्ड, स्टिल नोटिस हैज बीन इशूड विदाउट एनी रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 65। कुल मिला जुला के अब क्या है कि जो 65 में आपने एडीटी 2 इशू किया था, उसमें जो अनसेटल्ड पैरा थे, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन थी डिपार्टमेंट द्वारा, उसको बिना सेटल किए ही नोटिस जारी कर दिए गए। व्हाट इज ऑल दिस थिंग्स, ये तो बच्चों जैसी प्रॉब्लम जीएसटी डिपार्टमेंट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, और बहुत ज्यादा लोग इसमें बहुत ज्यादा जो है टेक्निकल ग्लिच में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में आ रहे हैं। 6 पॉइंट क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, आओ देखते हैं। वेयर इन्फोर्समेंट एक्टिविटी हैज बीन कंडक्टेड इधर बाई सीजीएसटी या एसजीएसटी, ठीक है, एंड सो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड, स्टिल नोटिस हैज बीन इशूड विदाउट एनी रेफरेंस टू प्रोसीडिंग इन प्रोग्रेस या कंप्लीशन बाय इन्फोर्समेंट एंड विदाउट स्टेटिंग रीजन बाय व्हाई अनदर नोटिस इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे बोला गया कि जहाँ पे कोई इन्फोर्समेंट एक्टिविटी रिकवरी को लेके शुरू की गई, ठीक है, चाहे सीजीएसटी द्वारा या एसजीएसटी द्वारा, और सो कॉज नोटिस वहां पे दिया गया, मतलब पूरी कंप्लीट प्रोसीडिंग वहां पे इनिशिएट की गई। ठीक है, नोटिस भी इशू किया गया,
उसके बाद भी उस पर जब सुनवाई वगैरह हो गई, उस पर जब चीजें हो गई, उसके बाद भी नोटिस इशू किया जा रहा है बिना वो जो इन्फोर्समेंट हुआ था पहले उसको उसको उसके उस रीजन को यहाँ पे कंसीडर बिना किए। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आके फॉल कर रही हैं। 7 पॉइंट में उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन निकाला, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज लाइबल एट द अपील स्टेज फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 बट फॉर द सेम पॉइंट DRC 01 इज इशूड। अब ये क्या बात होती है, जहां पे अब यहाँ पे टैक्स पेयर ने तो अपील की स्टेज पे है कि वो अपील कर सकता है, लेकिन फिर भी DRC 01 इशू कर दिया गया। उसको भैया अपॉर्चुनिटी तो दो, उसको मौका तो दो, अपील में आने तो दो, सुनवाई करने तो दो। ठीक है, उसका जस्टिफिकेशन तो लो, उसकी भी तो कुछ सुनो यार, कि आप ही लोग सब ताम झाम पूरे दुनिया के एकदम राजा बने बैठे हो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। ठीक, अब यहाँ पे जो है कि अब SSC को, टैक्स पेयर को यहाँ पे अपील करने का मौका ही नहीं दिया गया। DRC 01 में कुल मिला के लाइबिलिटी खड़ी कर दी गई, भाई झोंको पेमेंट करो, दनादन पेमेंट मारो यहाँ पे। अब बताइए ये सारी प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होंगी। ठीक है, तो ICI ने यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेप लिया हुआ है। 8 पॉइंट पे आइए बात करते हैं क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आया। नोटिस फॉर रिवर्सल ऑफ ITC ऑन अ टोटल क्लेम ऑफ ITC ट्रीटिंग एज ए कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट का मतलब ये है, चाहे वो इनपुट हो या इनपुट कैपिटल गुड्स हो। ठीक है, अगर इनका यूज टैक्स बिल और एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए, दोनों के लिए किया जा रहा है, कॉमन यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, कॉमन क्रेडिट फाइंड करके उसको रिवर्स करना होता है या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उसको पेमेंट करना होता है। तो उसके बारे में यहां पे बताया जा रहा है कि भाई नोटिस फॉर रिवर्सल ऑफ ITC ऑन टोटल क्लेम ऑफ ITC ट्रीटिंग एज ए कॉमन क्रेडिट इन एंड एड हॉक मैनर हैज बीन मेड। ये क्या बात हुई, आगे बात कर रहे हैं। इट अपीयर्स दैट द वर्किंग मैकेनिज्म एडॉप्टेड इन दिस रिगार्ड इज नॉट करेक्ट सिंस टोटल ITC हैज बीन टेकन एज कॉमन ITC। अरे बाप रे, ये तो GST डिपार्टमेंट में इन लोगों को तो भाई फिर से स्कूल भेजने की जरूरत है, GST वालों को, या इन लोगों को कोचिंग देने की जरूरत है कि भाई एक बार बताओ, 100 रुपए का ITC था, उसमें से 10 रुपए का कॉमन क्रेडिट था, तो कॉमन क्रेडिट के रिगार्डिंग आप जो है रिकवरी इनिशिएट करिए। आपने पूरे 100 रुपए के अगेंस्ट में जो है इसको पूरा 100 रुपए कॉमन क्रेडिट मान लिया। Whereas in most cases it is the ITC after considering Rule 42, जहां पे Rule 42 में आता है रिवर्सल की बात की जाती है इनपुट पे जो कॉमन क्रेडिट होते हैं उस पे, और इट इज द TTC एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द टैक्स बिल सप्लाई। कुल मिला जुला के भाई एक बात बताओ, 100 रुपए का ITC है, इसमें से 10 रुपए अगर कॉमन क्रेडिट है तो 90 रुपए का जो है ये तो टैक्स बिल सप्लाई के लिए यूज किया गया, तो 90 का ITC तो उसे एलिजिबल अलाउ करो, लेकिन नहीं, 100 रुपए का पूरा डिसअलाउ कर दे रहे हैं। ठीक है, यह बात हुई। दिस हैज रिजल्टेड इन exorbitant unrealistic amount that had to be excluded for the purpose of calculation of reversal under rule 4243। 42 में इनपुट रिवर्सल की बात की जाती है और 43 में इनपुट कैपिटल गुड्स के रिवर्सल की बात की जाती है, which have been included in some cases certain item on which GST is not levied have also been considered for the purpose of calculation of reversal under rule 4243। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भैया थोड़ी सी ट्रेनिंग लो। मैं तो कहूंगा कि गवर्नमेंट से इन लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, और ये मेरा भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। देर आर मतलब कि सफिशिएंट लैक ऑफ नॉलेज है इन लोगों के पास। बिहेवियर यानी कि यहाँ पे कुल मिला के टैक्स पेयर्स के साथ, स्टेक होल्डर के साथ GST डिपार्टमेंट का बिहेवियर सही नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट क्या ऑब्जर्वेशन ICI का क्या है। ICI का इनिशिएटिव को मैं सल्यूट करता हूं, मैं सलाम करता हूं भाई, जबरदस्त इनिशिएटिव इन्होंने यहाँ पे लिया हुआ है। DRC 01 में DRC 01 हैज बीन इशूड इन मैनी केसेस। ठीक है, चलो इशू हो गया इन टर्म ऑफ 17/5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्लॉक्ड क्रेडिट होता है। ठीक है, ब्लॉक्ड क्रेडिट यानी कि कुछ क्रेडिट ऐसे हैं जो ब्लॉक किए गए हैं, 10, 12, 15 क्रेडिट ऐसे हैं जो इनपुट पे वो ब्लॉक किए गए हैं कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले सकते। तो 17/5 में चलो ठीक है, जो ब्लॉक्ड क्रेडिट थे उसके अगेंस्ट में आपने DRC 01 इशू कर दिया। ठीक है, आगे विदाउट एप्रिसिएटिंग द स्पेसिफिक एक्सक्लूजन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, डिपार्टमेंट ने भैया DRC 01 इशू कर दिया 17/5 में कि ये ब्लॉक्ड क्रेडिट है, बिना सेक्शन 17(5) सबसेक्शन 5 की धाराओं को पढ़े। ठीक है, यहां पे नोटिस इशूड थ्रू DRC 01 नाउ
are only based on the HSN code as filed by the supplier for invoices appearing in GSTR 2A of the taxpayer, irrespective of the fact as to whether or not credit has been taken by the taxpayer and irrespective of the nature of business of the taxpayer. यहाँ पे कुल मिला जुला के क्या हुआ, HSN से HSN मैच नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया उसने जो है ये उसका वो ब्लॉक्ड क्रेडिट है। अब एक बात बताओ, मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूं तो क्या यहाँ सर्विस नहीं ले सकता? अब मैन्युफैक्चरिंग के केस में तो HSN अलग होगा, सर्विस के केस में HSN अलग होगा, दोनों के केस में अलग अलग HSN होंगे। अगर ये दोनों HSN, अब चूंकि हमारी जो सर्विस थी वो मैन्युफैक्चरिंग के कंसर्न में थी, हमने इंजीनियर की सर्विस ली यार मशीन बनाने के लिए, हमने और भी सर्विसेज ली, लोगों से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, हमने साइंटिफिकली असेस कराया उसको, टेक्निकल उसकी जो इन्वेस्टिगेशन कराया, उसके रिगार्डिंग हमने जो पेमेंट की अपनी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, क्या उसका इनपुट क्रेडिट हमको नहीं दोगे? तो यहाँ पे कुल मिला जुला के इनका था कि भैया दाल से दाल मैच नहीं कर रही है तो काम खत्म करो इनको, चावल से चावल मैच नहीं कर रहा है तो इसको खत्म करो। तो इस बेस पर इन्होंने कुल मिला के जो है यहाँ पे DRC 01 में इन्होंने लाइबिलिटी खड़ी कर दी, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे इतनी नादानी, ऐसी नादानी करेंगे काम कैसे चलेगा यार, पूरा देश चलाना है, ऐसा थोड़ी ना कोई जो है छोटा सा मोहल्ला चला रहे हो, ठीक है। आगे बात करते हैं 10th पॉइंट का ऑब्जर्वेशन ICAI का क्या है। सल्यूट करता हूं, बार बार मैं सल्यूट करता हूं ICAI को, रियली बता रहा हूं, पिछले 2 साल से जो मेरे दिमाग में चला आज ICAI ने उसे फाड़ के रख दिया यहाँ पे। इन मैनी केसेस नोटिस हैव बीन इशूड बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन टैक्स डिक्लेयर्ड एंड टैक्स पेड इन कैश, ठीक है, एंड by adjustment of ITC as per GSTR 9 without considering the fact that the higher amount in GSTR 1 as compared to GSTR 3 3B है ये 3B has been rectified in GSTR 1 filed in subsequent period or mistakes that has occurred in filing GSTR 1 and GSTR 3B has been rectified either in the return filed in the subsequent period or GSTR 9। अब यहाँ पे कह रहे हैं भाई, मान लो टैक्स पेयर ने GSTR R1 फाइल किया, उसके बाद 3B फाइल की, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आ गए, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण डिफरेंस आ गए, क्योंकि आपका सर्वर भी तो नहीं काम कर रहा था, आपका जो पोर्टल है वो भी तो नहीं काम कर रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, डेटा को फेच नहीं कर रहा है, नाच रहा, गोल गोल घूम रहा घंटों भर, ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पे आ रही थी। तो अब यहाँ पे क्या था, जो डिफरेंस क्रिएट हुए यहाँ पे टैक्स पेयर ने उस डिफरेंस को रेक्टिफाई कर दिया। अब रेक्टिफाई कैसे कर दिया, रेक्टिफाई हो गया। अब रेक्टिफाई उन्होंने कैसे किया, रेक्टिफाई या तो उन्होंने क्या किया, अगले रिटर्न में कर दी, अगले मंथ की पीरियड की रिटर्न में कर दी, या तो उसका जो है रेक्टिफिकेशन अगले महीने की रिटर्न में, या एनुअल फाइलिंग करते समय उन्होंने उस लाइबिलिटी को पेमेंट कर दिया। उसके बाद भी यहाँ पे इनकी नादानी देखो, ये नोटिस बकाबकी इशू किए जा रहे हैं, ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग द एफर्ट मेड बाय द टैक्स पेयर्स, ठीक। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। 11th पॉइंट में बात करते हैं। 11th पॉइंट में मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में बहुत समय से नाच रही थी, लेकिन ये जैसे इंस्टीट्यूट ने ये रिप्रेजेंटेशन दिया मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या है, एक लेमैन को नहीं जानकारी यार, इतना ज्यादा GST लॉ इतना ऐसा बना रखा है सब की, मतलब इंसान नाचता ही रह जाए, टैक्स बिल, एग्जाम्पशन, एक्सक्लूड्स, इंक्लूड्स, प्लस माइनस, दुनिया भर का किसको समझ में आएगा, ये इतने कांड कर रखे हैं GST में इन ऑल द केसेस। और आए दिन जो है नए नए नोटिस इशू हो, नए जो है सर्कुलर आ रहे हैं, नए जो है उस पर नोटिफिकेशंस आ रही हैं, नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, कहाँ तक कौन अपडेट करेगा। इन ऑल केसेस नोटिस हैव बीन इशूड बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन ITC बिटवीन GSTR 3B है ये, एंड टेबल यहाँ पे GSTR 9 की, हाउएवर GSTR 2A वाज नॉट अवेलेबल एंड दस वाज नॉट एप्लीकेबल इन फाइनेंशियल ईयर 17-18। बिल्कुल सही कह रहे हो, GSTR 2A था ही नहीं, एंड the figures auto populated in table 8A were up to a certain date only, which is not a cutoff date under any provision of GST law. In fact, for the period July 17 to March 18 for claiming ITC, only the condition of 16(2)। अब यहाँ पे क्या है, 16(2) में जो है condition of taking ITC की बात की गई है, ठीक है, are to be considered. However, this fact has been ignored and notice have been issued holding that ITC reflected in table 8A and 9(2)A is a condition for eligible ITC। अब लो कहानी देखो, अब GST डिपार्टमेंट का कहना यह है कि भैया ITC लेने की जो कंडीशन है ना, वो केवल 2A
और जो पोर्टल पे दिख रहा मतलब वही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन ये गलत है। अभी अभी जो है केरला हाई कोर्ट ने आई थिंक जो है एक डिसीजन दिया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है जीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी काउंसिल ने इसमें अमेंडमेंट भी लाया, ठीक। अब यहाँ पे कुल मिला जुला के इनका कहना ये है भैया कि 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 जैसा कि 16 सबसेक्शन 2 में जो है ना आईटीसी लेने की कंडीशन दी गई है, अब उस कंडीशन में तो ये तो लिखा नहीं है कि 2A 2B में जो है होना चाहिए, हालांकि आज की डेट में आ चुका है वो, लेकिन पहले तो नहीं था ना। लेकिन फिर भी भकाभक नोटिस इशू किए जा रहे हो। अरे उसकी जो है उसकी रीजनेबिलिटी को तो देखो, उसके फैक्ट्स को तो देखो, सर्कमस्टेंसेस को तो देखो, उसके बाद नोटिस इशू करो, ठीक है। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन 9 10 12 रिप्रेजेंटेशन जो है आईसीआई ने फाइंड किए, ठीक है। जो आईसीआई को रिप्रेजेंटेशन दिया था किसने, स्टेक होल्डर ने, बिजनेसमैन ने दिया था, ठीक है। अब ये सारा इंस्टीट्यूट ने जो है कंसीडर किया, बिल्कुल बहुत अच्छा किया। आगे कह रहे हैं इन व्यू ऑफ द एबव बी हम्बली रिक्वेस्ट एज अंडर। आईसीआई कह रही है कि ये जो ऊपर कहानी हमने बताई है ना, इसी के संबंध में, इसी के उद्देश्य से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया, कि दैट सुटेबल अरेंजमेंट टू बी मेड टू प्रायोरिटाइज द डिस्पोजल ऑफ द एबव फ्यू कैटेगरीज of the cases as explained above by dropping the demand under the notice without requiring the reply of the taxpayer and appearance of the stakeholder if the above stated defects weakness in notices are found as highlighted above। कह रहे हैं कि जैसा हमने ऊपर हाईलाइट किया, जो जो ऑब्जर्वेशन हमने दी है, अगर वैसा किसी की नोटिस में सिचुएशन आती है तो उसको भैया उस नोटिस को ड्रॉप करो, खत्म करो उसको, ठीक है। आगे द नोटिस शुड बी विड्रॉन विदाउट रिक्वायरिंग द प्रेजेंस ऑफ द टैक्स पेयर, कि भैया नोटिस को विड्रॉ करो, टैक्स पेयर को बुलाओ मत अपने पास, और देयर रिप्रेजेंटेटिव विथ इंटीमेशन टू द टैक्स पेयर टू अवॉइड अनड्यू लिटिगेशन एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिव टाइम ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। क्यों बुला के फालतू परेशान करते हो उनको, ठीक है, उनका टाइम वेस्ट करते हो, उनकी कॉस्ट को इंक्रीज करते हो। हाउएवर if department believes that the notices issued are for a valid and legal reason, the proper officer may be directed to follow the legal procedure and pursue the proceeding but under a proper so called notice to the taxpayer। कहने का मतलब जहां पे आपको जेन्युइन लगता है कि ये नोटिस इशू होना चाहिए तो उसको इशू करिए, प्रॉपर तरीके से उसको इशू करिए, जो जीएसटी लॉ में प्रोसीजर दिया गया उसके हिसाब से आइए। सो कॉज नोटिस, उसे आप इंटीमेशन दीजिए, सो कॉज नोटिस दीजिए, उसके बाद जो है ऑर्डर पास करिए, फिर अपील वगैरह का नहीं, मतलब एक प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करिए आप, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन ऊपर दी गई है, अगर वहां पे किसी स्टेक होल्डर की प्रॉब्लम उसमें आती है तो उस नोटिस को विड्रॉ करिए बिना बुलाए उनको, ठीक है, और उनसे माफी मांगिए, ठीक है। इस तरीके से इंस्टीट्यूट ने इनडायरेक्टली बोला हुआ, उनसे माफी मांगिए। बी पॉइंट क्या कह रहे हैं, दैट अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू बी प्रेस्क्राइब्ड। एसओपी होता है भैया किसी काम को करने का, ऐसे नहीं चलती राहों में पान खाते हुए जो है नोटिस इशू कर दिए, ठीक है। दिस इज ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर डीलिंग विथ सच नोटिस एंड इंटीमेटेड टू ऑल सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। एक एसओपी जारी करिए और सारे जितने सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं उनको इंटीमेट करिए इस बात से। एडिशनली अ स्पेशल सेल ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स मे आल्सो बी कंस्टिट्यूटेड टू स्क्रूटनाइज एंड नोटिसेस and instruction to be issued to the officers not to take any action based on mass notices issued until the suggested mechanism is involved। अब यहाँ पे आईसीआई ये कह रही है हाई रैंक ऑफिशियल्स को वहां पे रखिए। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ हाई रैंक ऑफिशियल्स के साथ साथ उनको कायदे से पढ़ा लिखा के वहां पे बैठाइए, ठीक है। लॉ की जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए, उसके बाद ही बैठे वहां पे वो, नहीं तो फिर वही होगा, वहां पे जो है धतूरा गिरेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, अगली प्रार्थना क्या है, अगली प्रार्थना इंस्टीट्यूट की क्या है, सीए इंस्टीट्यूट की, दैट टू अवॉइड लिटिगेशन अ स्पेशल प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब ये कह रहे हैं और इन केस ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन वेयर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सरेंडर्ड एंड अ फाइनल रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट प्रार्थना कर रही है भैया कि कोई एक स्पेशल प्रोसीजर वहां पे फॉलो करो जहां पे बिजनेस को क्लोज कर दिया गया है या जो बिजनेस चला रहा था उसकी डेथ वगैरह हो गई है और उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया गया और फाइनल रिटर्न भी फाइल कर दी गई है जीएसटीआर 10, ठीक है। तो वहां भी कुछ जो है एक स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करिए उस चीज को हैंडल करने के लिए, यह नहीं कि उनके खानदान को बुला के टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आगे पॉइंट हम बता रहे हैं, आगे जो प्रार्थना किया है आईसीआई ने,
दैट इंस्ट्रक्शंस टू बी इशूड टू द प्रॉपर ऑफिसर टू गिव सफिशिएंट टाइम एंड अलाउ पर्सनल हियरिंग। अब यहाँ पे बोला गया है कि प्रॉपर ऑफिसर को सफिशिएंट टाइम और पर्सनल हियरिंग का सफिशिएंट टाइम देना चाहिए इन ऑल केसेस, सारी सिचुएशन में, एंड टू इंश्योर दैट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज फॉलोड। सारे लॉ में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किए जाते हैं भाई। अपॉर्चुनिटी सुनवाई का पर्याप्त अवसर हर कानून में दिया जाता है। कौन सा यहाँ पे इतना भयंकर चीज लेके बैठे होगे, तुरंत जो है AK-47 लगा दिए खोपड़ी पे, ठीक है। रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स वेयर सॉट मे बी प्रोवाइडेड टू टैक्स पेयर टू इनेबल कॉम्प्लायंस। कहने का मतलब सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसको जो है अपने प्रोक्योर करने का टाइम दो ताकि वो प्रॉपर कॉम्प्लायंस कर सके। आगे क्या प्रार्थना किया गया है, दैट रिकमेंडेशन हैज टू बी सेंट टू द GST काउंसिल फॉर वेविंग इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी ऑन ऑल डिमांड्स अराइजिंग आउट ऑफ दीज नोटिसेस फॉर द पीरियड 17-18 एज एन एमनेस्टी। कोई एमनेस्टी मतलब कोई सरलता पूर्वक कोई चीज जारी करो इन व्यू ऑफ द प्रीमाइसेस, इन व्यू ऑफ द प्रोमिसेस मेड बाय द गवर्नमेंट इन द इनिशियल ईयर टू हेल्प GST स्टेबलाइज इन द कंट्री। कुल मिला जुला के यहाँ प्रार्थना ये कर रहा है ICI कि GST काउंसिल को जो है एक रिकमेंडेशन भेजे GST डिपार्टमेंट कि भैया यहाँ पे इंटरेस्ट और पेनाल्टी को वेव करिए, खत्म करिए, डिमांड को खत्म करिए। यहाँ पे जो जो 17-18 की नोटिसेस में दी जा रही हैं, ठीक है, कोई एमनेस्टी स्कीम लाके इंटरेस्ट और पेनाल्टी को खत्म करिए और अपने वादे को पूरा करिए, जैसा कि गवर्नमेंट ने वादा किया था इनिशियल डेज में जब GST एप्लीकेबल हुआ था। वादा किया था वहां पे गवर्नमेंट ने कि हम आपकी मदद करेंगे और आपको लिबरल तरीके से देखा जाएगा जहां पे बोनाफाइड इंटेंशन होगा, ठीक है, बोनाफाइडली जहां पे चीजें की गई हैं। और आपने जो प्रॉमिस किया था उसमें यह भी किया था कि आपको ऑपरेट करिए, GST को स्टेबलाइज होने दीजिए, पूरे देश में स्टेबल होने दीजिए, अब अपने वादे को भी पूरा करिए ना। तो GST यहाँ पे ICI ने सही लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं, आगे प्रार्थना ही किया गया है, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं द टाइम फॉर इशू ऑफ सो कॉल्ड नोटिस फॉर 18-19 अंडर सेक्शन 73 ऑफ CGST आसाम। आसाम क्या, हर लॉ में वही है, टाइम पीरियड वही दिया गया है। एक्ट ऑल्सो फॉल्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2023। अकॉर्डिंगली बी रिक्वेस्ट दैट द एबव issue be taken care of before the issue of notices for financial 18-19 to reduce litigation and for ease of doing business in the state of Assam। बात यहाँ स्टेट ऑफ आसाम की नहीं है, हर स्टेट की है यहाँ पे, ठीक है। हर स्टेट के जो स्टेक होल्डर है वो परेशान है GST ऑफिसर्स से, ठीक है। पहले वो सेल टैक्स देखते थे, फिर जो सेल टैक्स देखते थे उन्हीं को डिप्लॉय कर दिया गया GST देखने में, और GST का लॉ इतना कॉम्प्लिकेटेड है उन्हें कुछ पता ही नहीं, ठीक है। आगे अब ICI क्या कह रही है कि 17-18 में चलो जो कांड करना था वो तो कर दिए, लेकिन 18-19 में जो करना ना वो प्रॉपर तरीके से करना, पूरी चीज़ों को टेक केयर करते हुए, ताकि वहाँ पे लिटिगेशन को रिड्यूस किया जा सके भैया। आगे बोल रहे हैं ICI बी आर शेयरिंग हियर विथ इंस्ट्रक्शन नंबर इतना, ठीक है, डेटेड 11 अक्टूबर 2023 इशूड बाय द एडिशनल कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट टैक्स गुजरात इन केस ऑफ सिमिलर नोटिस इशूड बेस्ड ऑन बिग डेटा सॉफ्टवेयर फॉर योर काइंड रेफरेंस। उनको भी गुजरात गवर्नमेंट से, गुजरात कमिश्नर की तरफ से जो है, फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ, बी आर शेयरिंग हियर विथ इंस्ट्रक्शन नंबर इतना इशूड बाय द एडिशनल कमिश्नर। अच्छा, EC ने वहां से कुछ जो है कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की थी, उसका भी रेफरेंस यहाँ पे जो है दिया है कि इन्हें भी फॉलो किया जाए, ठीक है, जहाँ पे गुजरात के असिस्टेंट कमिश्नर थे, एडिशनल कमिश्नर। आगे कह रहे हैं बी हम्बल रिक्वेस्ट, हम विनम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं, यू टू कंसीडर द अबव रिप्रेजेंटेशन, कि भैया जो हम ऊपर बता रहे हैं ना उसको कंसीडर करिए। हम विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहे हैं इन गुड स्पिरिट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर एज वेल एज रेवेन्यू इन ओवरऑल पर्सपेक्टिव। क्लियर है? तो यहाँ पे कुल मिला के ICI ने एक तरीके की प्रार्थना की है कि भैया हम विनम्र निवेदन आपसे कर रहे हैं GST डिपार्टमेंट कि जो भी चीजें हमने ऊपर आपको बताए हैं उनको कंसीडर करो, हमारे रिप्रेजेंटेशन को इन गुड स्पिरिट, अच्छे तरीके से, एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर, टैक्स पेयर के भी बेनिफिट में, एज वेल एज रेवेन्यू के भी बेनिफिट में, ठीक है, कि भैया रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कॉस्ट कम बढ़े, कॉस्ट कम पड़े। दुनिया भर की छोटी छोटी चीज़ों पे आप प्रोसीडिंग चला देते हो, डिपार्टमेंट की कितनी, गवर्नमेंट की कितनी कॉस्ट बढ़ती है वहाँ पे, टैक्स पेयर का कितना कॉस्ट बढ़ता है फालतू चीज़ों पे। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से जेन्युइन प्रोसीजर को, SOP को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए सारे काम करिए। इंस्टीट्यूट ने बड़े हम्बल तरीके से यहाँ पे डांट लगाई है, ठीक है। तो ये है, तो ये दोस्तों आप सब लोगों को ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है।
और ये अगर आप नहीं जानोगे तो बड़ी समस्या आ जाएगी। ऐसे तो वो वसूलते रहेंगे आपसे पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार सेल करोगे 10 बार टैक्स जमा करोगे, धड़ाधड़ देते रहेंगे, नोटिसेस आप समझ भी नहीं पाओगे क्या हो रहा है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपने डेटा, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस के रिगार्डिंग सबको बहुत प्रॉपर तरीके से मेंटेन करिए। बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप लेजीपन मत दिखाइए उसमें, क्योंकि आने वाला वक्त अभी क्या है, ये ऑफिसर्स बदले तो जाएंगे नहीं, इन्हीं को थोड़ी मोड़ी ट्रेनिंग देके इनको फिर बैठाया जाएगा, फिर वैसे ही काम करना शुरू करेंगे, ये होगा वैसे ही, ठीक है। बस यहाँ पे जो बड़े ऑफिसर हैं, हाई रैंक ऑफिसर्स हैं, उनको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। जीएसटी काउंसिल को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। अच्छे तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम में काम करिए। एक असिस्टेंट कमिश्नर एक कमरे में काम कर रहा है, दूसरा असिस्टेंट कमिश्नर दूसरे कमरे में काम कर रहा है, और जो एडिशनल कमिश्नर हैं वो कहीं और बैठे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं जैसे, ठीक है। इस तरीके के नोटिस हो रही हैं, जो है असिस्टेंट कमिश्नर धड़ाधड़ नोटिस इशू किए जा रहे हैं, एडिशनल कमिश्नर साहब बोल रहे हैं हाँ इशू करो, विदाउट कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं, इंस्टीट्यूट ने जो दिए हैं। तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर करो। तो इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए भैया, तभी आगे लड़ पाओगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे घर बेच के, खेत बेच के पैसे देते रहो इनको, ठीक। ये चीज़ें हैं। चलो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत बहुत अजीब सा ये बहुत समय से मुझे फील हो रहा था कि ये कर क्या रहा है डिपार्टमेंट। क्या यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की इतनी कमी आ गई है, ठीक है। पढ़े लिखे लोग तो रोड पे घूम रहे हैं, उनको उठाओ ना, रखो वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको कंसीडर किया जाए और प्रॉपर लॉ में इंटीग्रेट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। भूल चूक के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया ये बहुत जेन्युइन दिया गया यहाँ पे। थैंक यू इंस्टीट्यूट आईसीआई को मैं थैंक यू बोलता हूँ, और सभी जो भी व्यूअर्स हैं इन चीज़ों की जानकारी उनको रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।